बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। इस वक्त जो है वो आपको इकोसिस्टम का ही चैप्टर नंबर 25 पढ़ा रही हूँ। साथ में मैं आपको इस वक्त जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसका नाम है नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड इट्स रेमेडीज। ठीक है, डिप्लीट होना क्या होता है? इस्तेमाल होना। एंड इट्स रेमेडी, रेमेडी क्या होता है? इलाज करना, ठीक करना। ठीक है, अब हमने देखना है कि नाइट्रोजन ख़त्म कैसे होती है और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया था, उसको अपने जहन में अच्छी तरह से रिकॉल करने की कोशिश करें। तो आपको उसका जो वैसे 3 स्टेप्स बताए थे, एक तो था नाइट्रोजन की फिक्सेशन यानी अमोनिफिकेशन बताया था, दूसरा नाइट्रिफिकेशन बताया था और तीसरा जो था वो एसिमिलेशन बताया था। मैंने उसके साथ ही कहा था कि आपकी बुक की जो डायग्राम है उसमें चौथा स्टेप जो है यानी डी नाइट्रिफिकेशन का बना हुआ है, इसलिए मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो अब हम एक्चुअली वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये जो नेचर ने साइकिल बनाया, उस वक्त हमने बात की थी कि जो नेचुरल साइकिल चलता है उसमें ये जो काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन हवा में मौजूद है उसको किस तरह से हमने साइकिल रिसाइकिल किया था। ठीक है, वो नेचर उसको बैलेंस कर रही थी जिसको प्लांट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो जो है वो नाइट्रोजन इतनी सेल्फ सफिशेंट हो तो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी डेफिशिएंसी जो है वो एक फैक्टर रहता है। उसकी कमी का सामना पौधों को हमेशा से रहता है। ठीक है, अब उसकी कॉजेज क्या है, पहले हम उसकी कॉजेज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब इरोड करना है, यानी कि कटाव को आमतौर पे कहते हैं, लेकिन मैं आपको सादे लफ्जों में बताती हूँ कि आमतौर पे आपने देखा था ओवर ग्रेजिंग के नतीजे में क्या था, जो सॉइल है वहाँ से पौधे जो हैं उनको वो खींच लेते हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो खाते हुए, यानी ग्रेजर जो है, जिसकी वजह से सॉइल लूज हो जाती है। और भी बहुत सारी रीजंस हैं। उसकी वजह से जब हवा चलती है तो जो ऊपर की सॉइल है जिसे हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं वो ऊपर से उड़ जाती है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन जो है एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो कम होती है, यानी कि नाइट्रोजन खत्म हो जाती है। दूसरी बात है वाटर पर्कुलेशन, पर्कुलेटिंग डाउन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पानी नीचे जज्ब हो रहा है, आमतौर पे क्या होता है कि पानी जब लगता है तो पानी ऊपर नहीं रहता, वो सॉइल में नीचे पेनिट्रेट करके नीचे चला जाता है। ठीक है, वो अपने साथ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को भी बहा के ले जाता है। ठीक है, इसके अलावा फायर फायर आमतौर पे आपको पहले भी बताया था कि जो आमतौर पे डिकम्पोजर्स का बहुत ही बड़ा रोल है कि वो न्यूट्रिएंट्स को साइकिल रिसाइकिल करते हैं। लेकिन होता क्या है, आमतौर पे आपने देखा होगा या तो नेचुरल कभी गर्मी बहुत बढ़ती है तो आग लग जाती है लाइटनिंग की वजह से, लेकिन आमतौर पे लोगों का एक अजीब सा एटीट्यूड है कि जहाँ प्लांट्स ज़्यादा होते हैं उनको कम करने के लिए वो आग लगा देते हैं। ये आग लगाते हैं तो उससे वो पौधे तो खराब कर ही रहे हैं, साथ में हवा में पोल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा, डिकम्पोजर्स को वो पौधे नहीं मिलते। ठीक है, वो डेड कार्बन जो है वो इसमें बढ़ा रहे हैं और साथ में हवा में जो है वो पोल्यूशन के ज़ाहिर ऑक्साइड्स वगैरह भी खारिज कर रहे हैं। ठीक है, तो फायर भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो डिप्लीट हो जाती है। अब लास्ट जो बात है वो भी मैंने पहले भी जिक्र किया था, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो सॉइल डिवेलिंग है, ठीक है, सॉइल में जो रहते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आपने आमतौर पर देखा होगा कि लोग जो हैं वो फसलें लगाने से पहले ये गोडी करते हैं, गोडी का नाम सुना होगा, या प्लोइंग करते हैं जिसे हल चलाना कहते हैं। ठीक है, वो हल इसलिए चलाते हैं कि सॉइल के पार्टिकल्स को लूज करते हैं, उसमें जो एयर है वो पेनिट्रेट कर जाती है। इससे क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर रह रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन अवेलेबल होती रहती है। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि पानी खड़ा रखें, सॉइल हार्ड हो गई है, पानी ऊपर खड़ा रहा है, या फिर सॉइल चूँकि हार्ड थी वैसे ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं की, तो ये जो बैक्टीरिया हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उन्हें तो ऑक्सीजन चाहिए। वो क्या करते हैं, नाइट्रेट जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने बनाए हुए थे वो उनको तोड़ते हैं, फ्री नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में वापस भेज देते हैं। ठीक है,
तो ये मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आमतौर पे जो सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी रहती है। ठीक है, अब आते हैं, हमने दूसरी बात की थी कि इसकी रेमेडी क्या है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो देख लें, सॉइल इरोजन है, मैं इन्हीं को फिर से डिस्कस करूंगी कि तो इसको अवॉइड किया जाए, ओवर ग्रेजिंग को अवॉइड किया जाए, पानी खड़ा ना रहे, अच्छी फ्लोइंग की जाए, ये जो है फैक्टर्स इनको अवॉइड किया जाए। ठीक है, अब आते हैं, आमतौर पे आपने सुना होगा कि यूरिया जो है वो खाद लगाई जा रही है, तो ह्यूमन क्या कर सकते हैं, इसको फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यूरिया मैंने अभी नाम लिया। ठीक है, तो खादें जो है फर्टिलाइजर्स, मैन मेड जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी इस्तेमाल की जाती हैं। और दूसरा काम क्या किया जाता है, मैन्योरिंग की जाती है। मैन्योर्स क्या है, कुदरती खादें हैं। आमतौर पे आपने सुना होगा कुछ लोग गोबर जो है वो डाल देते हैं, और इसी तरह से या पत्ते जो हैं वो कुछ इस तरह के पौधे जिनमें नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है वो लगा देते हैं, उसके बाद हल चला देते हैं, वो ज़मीन में जो है वो नाइट्रोजन जो है रिटर्न कर जाती है। ठीक है, ये तो था नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड इट्स रेमेडी। मैं अब आपको एक दूसरा टॉपिक भी पढ़ाऊंगी, वो है फ्लो ऑफ एनर्जी इन इस वक्त मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। फूड चेन में आपने देखा था कि उसकी डेफिनेशन ये थी कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं डिपेंडिंग ऑन फूड एंड एनर्जी अपॉन वन अनदर, ऐसे ही हमने कहा था। तो आप देखें कि किस तरह से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ये जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, वो आप अभी हम इसको स्टडी करते हैं। उससे पहले मैं आपको 3 डेफिनेशंस पढ़ाऊंगी। पहली है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन आमतौर पे इसको हम जीपीपी कहते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन जीपीपी। दूसरी आपको बताऊंगी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, एनपीपी। ठीक, तीसरी डेफिनेशन आपको बताऊंगी वो है बायोमास। सबसे पहले आते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन के। आमतौर पे हमने ग्रॉस और नेट की टर्म सुनी होगी। ग्रॉस आमतौर पे मजमूई को कहते हैं। इसमें सनलाइट की जो आमतौर पे अगर देखें तो इस वक्त अर्थ के ऊपर जो हीट कहाँ से एनर्जी आ रही है वो सारी की सारी सन से ही आ रही है, यही मेजर सोर्स है। ठीक है, अब ये जो हीट आती है ये कहाँ ट्रैप होती है, ये पौधे ट्रैप करते हैं। जब ये प्लांट्स इसको ट्रैप करते हैं तो जो टोटल एनर्जी फिक्स हुई है उन्होंने फिक्स की है, यानी कि अपनी ग्लूकोज शुगर बनाने में इस्तेमाल की है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये पौधा क्या करेगा, उसको अपनी रेस्पिरेटरी नीड्स में इस्तेमाल करेगा। जब वो उसको अपनी रेस्पिरेटरी नीड में इस्तेमाल कर लेगा तो बाकी की जो बचेगी एनर्जी उसको हम क्या कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ये नेट प्राइमरी प्रोडक्शन सादे लफ्जों में बताती हूँ। अगर आप जीपीपी में से यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से रेस्पिरेशन को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, आमतौर पे जो पौधे का बायोमास, बायो लिविंग मास, एक किसी खास एरिया में एक खास वक्त में जितनी भी पौधे ने का टोटल आपने मास रिकॉर्ड की है उसे क्या कहते हैं, बायोमास। यही नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बायोमास के तौर पे रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो सूरज है वो एक मेन जो है वो सोर्स है जो एनर्जी का पूरा फ्लक्स यहाँ पे अर्थ पे आता रहता है। अब वो जो सूरज की 100% रोशनी है वो पूरी की पूरी अगर पौधों के ऊपर, तो ये सन जो है, ठीक है, यानी कि ये जो सोलर एनर्जी है ये सारी की सारी किस पे आके पड़ रही है, ये प्लांट के ऊपर पड़ रही है। प्लांट को हमने क्या कहा था, प्रोड्यूसर्स कहा था। ठीक है, पौधे इसकी जो 100% एनर्जी है उसका सिर्फ 1% only 1% that is absorbed by the plant। बाकी कितना बचा, 100 में से 99, तो ये जो 99 है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक। ये बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होती है, पानी को गर्म कर देगी, सॉइल को हीट कर देगी। ठीक है, तो यह आउटर स्पेस में ये वापस रेडिएट कर जाती है। अब कितनी बची है, 1% एनर्जी ये पौधे ने फिक्स की। जब पौधे ने फिक्स कर ली तो ये पौधे की बॉडी का कितने % बन गया,
100% बना। ठीक है, पौधा क्या करेगा, इसको अपनी रेस्पिरेटरी नीड में इस्तेमाल करेगा, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब ये रेस्पिरेटरी नीड में इस्तेमाल करेगा या हीट एनर्जी जो है वो इसमें से ज़ाया होती चली जाएगी। याद रखिएगा, इसमें से 100 में से 80 to 90% एनर्जी ये ख़त्म हो जाती है, वो खुद इस्तेमाल कर लेता है। कितनी बची? 10%। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ज़ीरो हटा देंगे तो इधर कितनी पहुंचेगी, ये कंज्यूमर है। ठीक है, मैं प्राइमरी सेकेंडरी अभी बात नहीं कर रही, तो कंज्यूमर में कितनी एनर्जी गई? 10%। ठीक, रिड्यूस हो रही है एनर्जी यहाँ से अगले लेवल पे, फिर ये अपनी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करेगा। अब जो पहुंचेगी अगले लेवल पे, इसे क्या कहते हैं? डीकम्पोजर। आपको मैंने पहले बताया कि 80 to 90% एनर्जी ज़ाया हो जाती है, तो यहाँ कितनी पहुंचेगी? 1%। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से देखें, एनर्जी जो है वो ज़ाया हो रही है और अगले लेवल पे कम एनर्जी पहुंच रही है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? तो यहाँ से आगे हम चलते हैं। चूंकि एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है, तो हम एक पिरामिड बना लेते हैं। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड ऑफ इजिप्ट आपने सुना होगा, क्या होता है? त्रिकोण सी है। ठीक है, यानी कि नीचे से ब्रॉडर है, ऊपर नैरो डाउन करेगा। अब क्या नैरो डाउन करेगा? हमने क्या बात की है? एनर्जी। हम इसको एनर्जी पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है, ये पिरामिड की शक्ल में एनर्जी जो है ये हम किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर से ले लेते हैं। ठीक है, यानी किसी खास एरिया में कितनी जो है एरिया से कितने टाइम के बाद कितनी प्रोडक्शन ली गई है। तो अब एनर्जी चूंकि एक लेवल से दूसरे पे कम हो रहा है, मैंने पहले बताया, याद रखिएगा, आपने ये देखना है कि नीचे से यानी एक लेवल से दूसरे पे सिर्फ 10% एनर्जी पहुंच रही है। ठीक है, बाकी उसने अपनी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल की। तो आप एक एक ज़ीरो हटाते जाएंगे। फर्स्ट करें, हम यहाँ पे पहले हर फूड चेन हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर है। ठीक है, इसके पास फर्स्ट करें ये 10,000 एनर्जी, ये यूनिट मैंने लिखा मौजूद है। अब अगले लेवल पे 10%, यानी कौन सा लेवल आ गया? प्राइमरी कंज्यूमर का। फिर कौन सा लेवल आएगा? आपको बताया था प्राइमरी कंज्यूमर के बाद कौन सा कंज्यूमर है? सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी के बाद कौन सा कंज्यूमर है? टर्शरी। और टर्शरी के बाद जो है वो डीकम्पोजर्स तक बात पहुंचती है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अभी हमने कहाँ से बात शुरू की? 10,000 से एक ज़ीरो हटा दें, अगले लेवल पे कितनी पहुंची? 1000। उससे ऊपर 100, टर्शरी पे कितनी पहुंचेगी? 10। अगर आप डीकम्पोजर की बात करते हैं तो उस पे कितनी पहुंच जाएगी? 1%। इसे हम क्या कहते हैं? पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब जरा देखें यहाँ पे, तो 10% एनर्जी अगले पे गई। इतनी लंबी चेन पे इतनी सारी एनर्जी इसके पास मौजूद थी, इसने बर्न की, इसको दी, इसने बर्न की, और बायोमास बनता चला गया। एंड तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी बहुत ही कम पहुंचती है। तो अगर ऐसा हो कि इतनी लंबी फूड चेन जो चलती जा रही है, इसकी बजाय अगर ये डायरेक्टली फर्स्ट करें इसको खा रहा होता, तो इसको क्या होता? ज़्यादा एनर्जी मिल जानी थी। तो जो छोटी फूड चेन्स होती हैं उनमें कंपैरेटिवली अगले लिंक पे ज़्यादा फूड पहुंचती है, बनिस्बत ये कि चौथे पांचवें ऑर्गेनिज्म पे जाके एनर्जी को हम ऑब्टेन करें और उसको देखें। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। लेकिन मैं एक बात और आपको बताऊंगी कि ये तो आपने गो थ्रू किया, पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। अब माशाल्लाह आप लोग सेकेंड ईयर में हैं और अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको एक्सरसाइज एक एक करके बताऊं। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जब हम आप मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं इसी एक्सरसाइज में से आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप इसको पढ़िए। अगर फिर भी सब कुछ चैप्टर में मौजूद है, लेकिन अगर फिर भी किसी किस्म का ट्रबल आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।